नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब कटेगा चालान। मास्क नहीं पहनने पर कटेगा 500 रुपए का चालान। पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर। तो दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब कटेगा चालान। तो पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर कटेगा चालान। प्राइवेट कार में सफर करते समय नहीं लागू होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब कटेगा चालान। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। तो पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर कटेगा चालान। प्राइवेट कार में सफर करते समय नहीं लागू होगा नियम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। हालांकि प्राइवेट कार में सफर करते समय ये नियम लागू नहीं होगा। तो मास्क नहीं पहनने पर अब कटेगा चालान। ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने वालों का 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं जगदीप धनखड़। तो संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। रामनाथ कोविंद और उनके बिल्कुल पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम स्थल से निकलते हुए लोकसभा अध्यक्ष और अभी कुछ क्षण पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके वेंकैया नायडू जी भी कार्यक्रम स्थल से बाहर जाते हुए, और ये शपथ ग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं देश के जगदीप धनखड़। शादाब जी, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान पत्रिका, तो ये आपको बता दें कि आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं जगदीप धनखड़। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू जो उन्हें शपथ दिलाई है। हालांकि इस मौके पर जो है बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद है। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है और द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। अगर बात करें उनके व्यक्तित्व की, बहुआयामी व्यक्तित्व की, तो क्या आयामी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति ज्यादा कारगर हो सकता है इस पद के लिए, और विशेष रूप से जब राज्यसभा सभापति के तौर पर उनका कार्यकाल हो? मैं यही बात करने वाला था जब प्रधानमंत्री जी आए कि तो संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जहां देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो वही संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी के तमाम
दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो वही संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। तो वही जगदीप धनखड़ ने शपथ ली है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ लिया। तो वही इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। वही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पक्ष और विपक्ष के वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति अभी तक जो है वेंकैया जी उपराष्ट्रपति हैं जी, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाती है। बिल्कुल अभी हैं। कल उन्होंने मीडिया को बुला करके भोज दिया था उपराष्ट्रपति के नाते उपराष्ट्रपति भवन में जी। तो आज के बाद हमारे उपराष्ट्रपति नए होंगे जी। वैसे अन्य पदों पर देखा गया है, संवैधानिक पदों पर, कि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनके साथ वो डेजिग्नेशन जो है हटा लिया जाता है या नहीं लगाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति एक ऐसा गरिमामय पद है जहां पर जब तक शपथ ग्रहण नहीं होती है तब तक वो बने रहते हैं। और सब इंतजार कर रहे हैं क्षण का जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगी। और कुछ ही क्षण हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है। और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदाधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तस्वीरें आपने देखी जहां पर देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने शपथ ली है। वही खबरों में आगे बढ़ते जहां भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत में और हिंदू धर्म में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं तो वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। इस पर्व में बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने की वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्तु वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। ये श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल श्रावण माह की पूर्णिमा 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। इसको लेकर ज्योतिषों ने साफ कर दिया है कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। दरअसल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाने की परंपरा है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल ये तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है। आइए जानते हैं कब है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधते समय भाई का चेहरा पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना जरूरी है। सबसे पहले बहनें अपने भाई को रोली अक्षत का टीका लगाएं, फिर घी के दीपक से आरती उतारें, उसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की दाहिने हाथ पर राखी बांधें। आप सभी दर्शकों को हर खबर की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आपसी स्नेह व विश्वास की डोर सदैव मजबूत रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं।
यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। निरमा एडवांस है, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्रध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से न छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्रध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं। हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल और नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद वहां पर मौजूद हैं। पंजाब से बहुत पीछे थे, आज हम पंजाब से आगे हैं, तो यहाँ के किसान का, मजदूर का, यहाँ के हर नागरिक का और जो भी मुख्यमंत्री रहे उनका सबका वो है उसमें योगदान। सिलेबस में महाराजा अग्रसेन का लोगों भी शायद निकाल दिया है। महाराजा अग्रसेन के पिता वो ब्रिगेडियर विशाल सिंह का था, हाँ बंसी लाल जी का, जो जो मुख्यमंत्री रहे उनका सबका था। वो तो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें थे। अग्निपथ पे हमारा ये है, शुरू से ये है, ये अग्निपथ जो है ये ना तो फौज के हक में है और ना ही युवा पीढ़ी के हक में है, क्योंकि अगर इसी हिसाब चले तो हमारी 2 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना में, तो फौज की स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिड्यूस टू 12 lakhs
और यही चलता रहा, इसी तरह ये चलते रहे तो आगे आने कुछ समय में 6 लाख हो जाएगी, विच इज इनसफिशिएंट इतनी बड़े देश के लिए, जबकि चाइना आपके सिर पे बैठा है, पाकिस्तान आपके सिर पे बैठा है, और सब उसके हिसाब में है आपका। और 4 साल की उन्होंने रखी है, 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टी, 2 साल करेंगे और चौथे साल सोचने लगे हमारा भविष्य क्या है। तो उसके लिए मतलब उनका भविष्य अंधकार में है। और फौज में हम आराम से यहां सोते हैं, हमारे बहादुर सैनिक बॉर्डर पे अपनी जान बाजी पे लगाते हैं, क्योंकि उनमें एक जज्बा पैदा किया जाता है, एक जज्बा होता है। 4 साल में वो जज्बा नहीं हो सकता। और जैसे रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो वो रेजिमेंट के उस पर नाम, निशान और झंडा, इसके ऊपर उनकी भावना भरी होती है। राष्ट्रीय ध्वज की आज बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत के लिए लड़ते हैं। देखिए वो तो बेरोजगारी इतनी है जो मैं बता रहा हूं, आप ये तो 4 साल के लिए है, आप 4 महीने के लिए भी निकाल दोगे तो भी लाइन लग जाएगी। क्या करेंगे लोग, बेरोजगार क्या करेंगे? लेकिन ये हित में नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं। कम से कम 26-27 जनरल आज कोई रिटायर है, कोई इन सर्विस है, उनसे मैं टच में हूं। सबका ये व्यू है कि ये फौज के हित में नहीं है, वो जज्बा नहीं बन सकता जो बनता है हम सर्विस में। एक आदमी जो है 19 साल का भर्ती होता था या 18 साल का, 21 साल का भर्ती होता था, 35-36 साल तक नौकरी करता था। अब मैंने असेंबली में कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अग्निवीर जो होंगे हरियाणा के, उनको नौकरी एश्योर करेंगे। अब एक्स सर्विसमैन को नहीं कर सके हम। एक्स सर्विसमैन की जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट इज लेस देन 1.5%। 29,000 है तो कुछ सैकड़ा भर्ती की है। और मैंने कहा अगर आपकी ये है तो अभी पहली भर्ती होगी। जितने भी हमारे अग्निवीर भर्ती हो हरियाणा के, 75% ने तो वापिस आना ही है ना, लेकिन 100 के 100 जितने भर्ती हो, सबको पहले ही आप एम्प्लॉयमेंट दे दो और ऑन डेपुटेशन वहां डिफेंस में जान दो। 4 साल के बाद आए तो वो नौकरी ज्वाइन करें, ताकि उनको ये तो हुआ मेरा फ्यूचर अश्योर्ड है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, ऐसी बात क्यों कहे, ऐसी बात क्यों कहे? उन्होंने कहा हम सबको अश्योर करते हैं। मैं कहता हूं इतनी अगर आप क्यों है तो आप भर्ती तो अभी हो रही है, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर दो जिस भी उसके हैं। इसमें तो भाई बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले हो जाएगा, 4 साल में रिटायर होगा आ जाएगा। ना उसकी पेंशन है, ना उसकी, ना और कोई वो है क्यों। तो वही मैं कह रहा हूं, पॉलिसी बनाओ भाई कि अभी भर्ती हो रही है ना, भर्ती होगी दे, पहले दे 4 साल के बाद उसको आना ही है। 25 आदमी रहेंगे वहां, 25%, 75% तो वापिस आएंगे, 25 के विड्रॉ हो जाएंगे, 75 को तो नौकरी दो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।